हरियाणा के रोहतक में एक मामूली बात को लेकर हुए झगड़े में एक बॉडी बिल्डर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक रोहित धनखड़ नाम का वो युवक अपने दोस्त के साथ एक शादी में शामिल होने के लिए भिवानी गया था और आरोप है कि उसी दौरान सेल्फी लेने की बात पर उसकी कुछ बारातियों के साथ कहासुनी हो गई थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इतनी मामूली बात के लिए लोग उसकी जान ले लेंगे। पुलिस के मुताबिक शादी समारोह में शामिल होकर लौटने के दौरान आरोपियों ने उसका पीछा किया और फिर पीट पीट कर उसे अधमरा कर दिया। यहाँ पे शादी में इनके बाराती पक्ष जो था उनके साथ इनके कोई सेल्फी लेने को लेकर कुछ विवाद हुआ था। रोहित नाम का वो युवक बॉडी बिल्डर और वेट लिफ्टिंग का खिलाड़ी था। वो रोहतक के हुमायूंपुर गांव का रहने वाला था। परिवार वालों ने उसकी शादी भी तय कर दी थी और इसी वजह से घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन घर में शहनाई बजने से पहले ही मातम पसर गया। परिवार के लोगों के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उनके बेटे की बुरी तरह पीट कर हत्या कर दी गई और उस वजह से परिवार में कोहराम मच गया। वो युवक अपने दोस्त की बहन की ननद की शादी में शामिल होने के लिए भिवानी गया था। हालांकि युवक के दोस्त ने पुलिस की सेल्फी को लेकर हुए झगड़े की बात से इनकार कर दिया। जतिन नाम के युवक ने बताया कि शादी में आए बाराती शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे। इसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हुई थी। तो वहाँ पे वो घर के आगे तो गाली गलौज कर रहे थे, तो हमने बोला कि भाई आराम से बाण बेटी था भी है। उस युवक के दोस्त ने दावा किया कि कहासुनी के बाद बाराती वहां से चले गए थे और इससे ऐसा लगा था कि बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बारातियों ने उन पर हमला करने के लिए खतरनाक तैयारी कर रखी थी। और दावा किया गया कि शादी खत्म होने के बाद जैसे ही वो युवक अपने दोस्त के साथ घर जाने के लिए निकला, आरोपियों ने उनका पीछा शुरू कर दिया था। उसी दौरान एक आरोपी ने उनकी कार के आगे गाड़ी खड़ी कर उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। हालांकि किसी तरह वो दोनों वहां से भाग निकले थे, लेकिन आगे रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक बंद होने की वजह से उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ गई थी। जब ये वहाँ रेवाड़ी फाटक की बस होती ना भावना रोड पर रेवाड़ी खेड़ा से, तो फाटक बंद थी, उन्होंने पीछे से इसकी गाड़ी में गाड़ी ठोकी है। इतनी देर में बड़ी संख्या में आरोपियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और दावा किया गया कि उन सभी के हाथों में डंडे और रॉड के अलावा धारदार हथियार भी थे। उसी दौरान बचने के लिए उस युवक ने कार से निकलकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद आरोपियों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया था और उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी थी। दावा किया गया कि आरोपी उसे तब तक पीटते रहे थे जब तक वो अधमरा नहीं हो गया था। इसके बाद उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गंभीर हालत में उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, जहां 2 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। उस युवक की मौत के बाद उसके घर में मातम पसर गया। रोहित को झगड़े में ज़्यादा चोटें आई थी, जिसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया था और आज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। इस मामले में पुलिस ने युवक के परिवार वालों की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी और पुलिस ने भरोसा दिया कि हत्या में शामिल एक एक आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस युवक के दोस्त ने सोशल मीडिया की मदद से पुलिस को कुछ आरोपियों की पहचान भी करवाई ताकि किसी भी तरह हत्या में शामिल आरोपियों तक पहुंचा जा सके। इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इसके अलावा आरोपियों की गाड़ी को भी कब्जे में लेने का दावा किया गया। जिस रोहित धनखड़ नाम के युवक की पीट पीट कर हत्या की गई, वो बॉडी बिल्डर था। 3 बार नेशनल चैंपियन भी रहा था। बॉडी बिल्डिंग के अलावा उसे पावर लिफ्टिंग का भी शौक था। परिवार वालों के मुताबिक वो जिमखाना क्लब में दूसरे लड़कों को ट्रेनिंग देता था। इधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में टीले वाले हनुमान मंदिर के पास मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति को मकान बेचे जाने के बाद बवाल भड़क गया। उस मंदिर के आसपास रहने वाले कुछ लोगों ने इसे लैंड जिहाद का मामला बताते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और टीले वाले हनुमान मंदिर के पास इकट्ठा होकर नारेबाजी की। बंद करो, बंद करो, लैंड जिहाद बंद करो। प्रदर्शन कर रहे लोग हाथों में पोस्टर लिए हुए नजर आए, जिन पर लैंड जिहाद बंद करो का नारा लिखा दिखा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तो यह भी आरोप लगाया कि मोहल्ले की सड़क का नाम भी बदल दिया गया। रोड का नाम गूगल पे आप चेक कीजिए, गूगल पे आ रहा है अब्दुल खालिद मार्ग। विवाद की शुरुआत खुर्जा में टीले वाले हनुमान मंदिर के ठीक सामने वाले घर को बेचे जाने के बाद हुई, क्योंकि उस मकान के मालिक प्रदीप शर्मा ने सलीम नाम के एक व्यक्ति को अपना मकान बेच दिया। दोनों पक्षों के बीच पैसों का लेन देन भी हो गया, दस्तावेज भी बन गए, लेकिन हनुमान मंदिर के नजदीक गैर हिंदू समुदाय के व्यक्ति के मकान खरीदने की खबर जैसे ही मोहल्ले के लोगों को लगी, वो भड़क गए और उन्होंने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विरोध जताने के लिए उन लोगों ने अपने अपने मकानों के बाहर पोस्टर चिपका दिए और उन पोस्टरों पर यह मकान बिकाऊ है लिख दिया।
मामले ने तूल पकड़ा तो बीजेपी विधायक भी वहां पहुंच गईं। मंदिर है उनके आसपास ये चिन्हित करके जमीन लेते हैं और फिर उसको वक्फ में परिवर्तित कर देते हैं। टीला हनुमान मंदिर मोहल्ले के लोगों ने आरोप लगाया कि आए दिन दूसरे समुदाय के लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। रोज आए दिन ऐसा में तत्व रात को दिन में परेशान करते हैं बहन बेटियों को और आए दिन लूटपाट की यहाँ वारदात को अंजाम देते हैं। हालांकि जांच के दौरान पुलिस ने पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने का दावा किया और जानकारी दी कि जो मकान सलीम को बेचे जाने का विरोध हुआ उस मकान में सलीम और उनका परिवार रहता ही नहीं है। मकान के पुराने मालिक यानी प्रदीप शर्मा का परिवार ही उस मकान में रहता है। यानी पुलिस के मुताबिक प्रदीप शर्मा ने मकान को सलीम को बेचा जरूर, लेकिन सलीम का परिवार वहां रहने गया ही नहीं। मकान के पुराने मालिक प्रदीप शर्मा ने बताया कि उन्हें जमीन खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। उन्होंने मोहल्ले के लोगों से मकान खरीदने के लिए बातचीत की, लेकिन किसी ने मकान नहीं खरीदा। इसके बाद उन्होंने अपना मकान सलीम को बेच दिया था। मेरा परिवार आज भी उस मकान में रह रहा है। मुझे पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने ये मकान बेचा है। हालांकि हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों और उस मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने इस मामले को लैंड जिहाद से जोड़कर हंगामा शुरू कर दिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इसकी शिकायत करने की बात कह दी। विवाद बढ़ा तो मामला बुलंदशहर के डीएम ऑफिस तक पहुंच गया। हालांकि पुलिस ने पूरे विवाद को सुलझा लेने का दावा किया। सलीम बबलू मकान पुनः वापस करके किसी बेचने को तैयार है, कोई भी आसपास का व्यक्ति भी ले सकता है। विवाद के बाद मकान खरीदने वाले सलीम ने भी दावा किया कि अगर किसी को उनसे दिक्कत है तो वो मकान में नहीं रहेंगे और उसे बेच देंगे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सेल कर दूंगा। पुलिस के मुताबिक विवाद के बाद बढ़े तनाव को देखते हुए खुर्जा के टीला हनुमान मोहल्ले में पहरा बढ़ा दिया गया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गन्ने के एक खेत से सूटकेस में बंद महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई। वो शव सड़ी गली हालत में मिला। आशंका जताई गई कि हत्या के बाद शव को सूटकेस में बंद कर गन्ने के खेत में फेंक दिया गया था और जानकारी मिलते ही पुलिस ने गन्ने के उस खेत को घेर लिया। उसने सूटकेस में मिले शव की जांच शुरू कर दी। जिस खेत में शव मिला उसके मालिक गन्ने की कटाई करने पहुंचे थे, लेकिन जब यहाँ पर गन्ने की कटाई शुरू हुई तो उसके बाद में यहाँ पर बैग दिखाई दिया। सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस ने बैग खोला तो अंदर एक महिला की लाश बताई जा रही है। वो शव हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 के पास मिला, लेकिन सूटकेस में शव मिलने की खबर से आसपास के इलाकों में भी दहशत फैल गई, क्योंकि बताया गया उस इलाके में पहले भी हाईवे के आसपास वाले खेतों में कई शव मिल चुके हैं। तब पुलिस जांच में पता चला था कि उनमें कुछ शव तो दूसरे राज्यों से लाकर फेंके गए थे और उसी तरह की आशंका एक बार फिर जताई गई। पुलिस को शक है कि सूटकेस में जिस महिला का शव मिला उसकी हत्या किसी और जगह पर की गई और फिर शव को हाईवे के करीब ठिकाने लगा दिया गया। जितनी भी घटना इसके पहले हुई सभी घटनाओं का खुलासा किया है और अपराधियों को जेल के सीटों के पीछे भेजा है। इस घटना का भी शीघ्र खुलासा होगा और अपराधियों को जेल की सीटों के पीछे भेजा जाएगा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ताकि पता लगाया जा सके शव किसका है। इधर यूपी के बलिया में लापरवाही बरतने के आरोप में कई बीएलओ पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। उत्तर प्रदेश के बलिया में वोटर लिस्ट डिवीजन के काम में लापरवाही बरतने के आरोप में 28 ब्लॉक लेवल अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आरोपों के मुताबिक 28 आरोपी बीएलओ की वजह से एसआईआर को डिजिटल करने का काम नहीं हो पा रहा था। डिजिटल अरेस्ट ठगी के मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी। कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम को बेहद गंभीर बताते हुए सीबीआई को इन गिरोहों से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। हरियाणा के भिवानी में मनीषा हत्याकांड की सीबीआई जांच में धीमी गति पर मनीषा का परिवार भड़क गया। मनीषा के परिवार ने गांव की पंचायत के साथ अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू कर दिया। 13 अगस्त को मनीषा का शव रहस्यमयी हालत में मिला था। उधर महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक दूसरी जाति की लड़की से प्यार करने वाले एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि लड़की के पिता और भाइयों ने मिलकर उस युवक की पहले पिटाई की, फिर उसे गोली मार दी और 25 साल के सक्षम ताटे नाम के उस युवक की हत्या के बाद उसके घर में कोहराम मच गया। युवक का शव देखकर घर की महिलाएं दहाड़े मारकर रोने लग गईं। घर में वो लड़की भी बैठी नजर आई जो युवक से प्यार करती थी। जैसे ही युवक का शव घर के अंदर लाया गया, वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। आंचल नाम की उस लड़की को यकीन ही नहीं हुआ कि जिसके साथ उसने जिंदगी जीने के सपने देखे थे उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। प्रेमी का शव देखकर वो लड़की बदहवास हो गई
और इसी वजह से वहां मौजूद लोग उसे संभालने में जुट गए। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक और युवती करीब 3 साल से एक दूसरे को जानते थे, प्यार करते थे और हर हाल में शादी करना चाहते थे। लेकिन लड़की के परिवार वालों को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। आरोप है कि इसी वजह से लड़की के पिता और उसके भाइयों ने मिलकर उस युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक के शव को घर लाया गया, जहां शव के साथ उसकी प्रेमिका ने शादी की सभी रस्में निभाई। शव के साथ लड़की को भी हल्दी लगाई गई। इसके बाद लड़की के माथे पर सिंदूर से टीका किया गया। शव के साथ शादी की सारी रस्में पूरी करने के बाद लड़की ने अपने प्रेमी को आखिरी विदाई दी और ये कसम खाई कि वो अपने प्रेमी के घर में उसकी विधवा और परिवार की बहू बनकर ही रहेगी। पुलिस के मुताबिक जिस युवक की हत्या की गई उसकी लड़की के भाई के साथ अच्छी दोस्ती थी। इसी वजह से उसका लड़की के घर आना जाना था। उसी दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों ने शादी करने का मन बना लिया था, लेकिन परेशानी यह थी कि दोनों अलग अलग जाति से थे। दावा किया गया इसी वजह से लड़की के परिवार वालों को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। आरोप लगा उन दोनों के रिश्ते का पता चलने के बाद लड़की के परिवार वालों ने पहले युवक को जान से मारने की धमकियां दी थी। दावा किया गया कि लड़की पर उस युवक से रिश्ता तोड़ने के लिए दबाव भी डाला गया था, लेकिन लड़की ने युवक का साथ छोड़ने से मना कर दिया था और किसी भी कीमत पर शादी करने की जिद पर अड़ी रही। परिवार वालों के विरोध के बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला कर लिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 27 नवंबर की शाम युवक ने लड़की के पिता को फोन करके मिलने के लिए बुलाया था और उस युवक के परिवार पुलिस सूत्रों के मुताबिक लड़की के पिता और उसके भाइयों ने मिलकर युवक पर हमला कर दिया था। उन लोगों ने पहले उसकी बुरी तरह पिटाई की थी, लेकिन इसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। आरोप लगाया गया कि मारपीट के बाद उन लोगों ने युवक को गोली मार दी। दावा किया गया कि गोली मारने के बाद लोहे की रॉड और पत्थर से भी उसके सिर पर हमला किया गया था। सक्षम टाटेस आणि माझं प्रेम संबंध होते, माझ्या घरच्यांना ते मंजूर नव्हते, त्यासाठी त्यांनी त्याचा असा घात केला। इस घटना का पता चलने के बाद युवक के परिवार में हाहाकार मच गया और इस युवक के परिवार वालों को यह यकीन ही नहीं हुआ कि 25 साल के उनके बेटे की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद युवक के परिवार ने लड़की के पिता और उसके भाइयों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी और हत्या का केस दर्ज करने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने लड़की के पिता और उसके भाइयों के साथ 8 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने युवक की बेरहमी से पिटाई करने और फिर उसे गोली मारने की बात कबूल कर ली। आरोपियों की पकड़ में आने के बाद लड़की ने भी पुलिस और कोर्ट से अपने पिता और भाइयों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। इधर राजस्थान के कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा ने जन सुनवाई के दौरान एक महिला फरियादी की हथेली पर ही अवैध कब्जा हटाने का आदेश लिख दिया। जयपुर में हुई जन सुनवाई के दौरान दौसा से आई उस महिला ने गौशाला की जमीन पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत की, जिसे सुनते ही किरोड़ीलाल मीणा ने तुरंत एक्शन लेते हुए फरियादी महिला के हाथ पर ही आदेश लिख दिया। साथ ही महिला को हाथ पर लिखे आदेश से ही कार्रवाई होने का भरोसा भी दिया। बात पिट गई तो वहीं आगे बैठ जाऊं, धरती में समा जाऊंगी सर, देख लो। जिसके बाद वहां मौजूद एक और महिला ने फरियादी महिला को हाथ पर लिखा आदेश पढ़कर भी सुनाया। कोई भी गौशाला के लिए कार्य को नहीं रोकेगा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। महिला के हाथ पर आदेश लिखने के साथ ही किरोड़ीलाल मीणा ने खुद उनके इलाके में आकर गौशाला का काम देखने का भरोसा भी दिया। उधर उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से सांसद राजीव राय बेंगलुरु के ट्रैफिक जैम में फंस गए और काफी देर तक ट्रैफिक में ही फंसे रहने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर शहर के ट्रैफिक मैनेजमेंट पर सवाल उठा दिए और ट्रैफिक संभालने के काम में लगे पुलिस अधिकारियों पर फोन नहीं उठाने का भी आरोप लगा दिया। सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट में उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से अधिकारियों की शिकायत की। साथ ही बेंगलुरु की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था का हाल भी बताया। राजीव राय की सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला बोल दिया। बेंगलुरु का ब्रांड बिगाड़ने का काम ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है और कांग्रेस की प्राथमिकता क्या है? चेयर, सत्ता की लड़ाई। कुछ दिन पहले ही अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने भी बेंगलुरु के ट्रैफिक पर सवाल उठाए थे। सौभाग्य की बात यह कि शहरों की समस्याएं देश की बाकी समस्याओं से अलग हैं, लेकिन न तो शहरों के लोग वोट देने के निकलते हैं और जो निकलते भी हैं
न तो कोई नेता उनके शहर की समस्या पर वोट मांगता है, ना ही पब्लिक उन बातों पर वोट देती है। न दिल्ली में कोई खराब हवा पर वोट होता है, न गुरुग्राम के बारिश में डूब जाने पर कोई वोट होता है, न मुंबई में कोई बारिश में शहर ठप होने पर वोट होता है, न बेंगलुरु में ट्रैफिक पर वोट होता है। जिस शहर को दुनिया भारत की सिलिकॉन वैली कहकर गर्व करती थी, वो शहर सड़कों पर गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गया। घंटों घंटों एक ही जगह खड़े रहो तो भी हिलने का नाम नहीं। लेकिन सबने मान लिया कि ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के घोसी से सांसद राजीव राय फंस गए तो बवाल हो गया। 1 घंटे से ज्यादा राजकुमार समाधि रोड पर फंसे रहे। फ्लाइट छूटने वाली थी, अगले दिन संसद का सत्र था, फिर भी 1 इंच नहीं हिले। फोन किया ट्रैफिक पुलिस को, कह रहे हैं किसी ने उठाया ही नहीं, एक भी पुलिस वाला नजर नहीं आया। एक सांसद का यह हाल हो गया तो बाकी पब्लिक का तो पूछो ही मत। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया बने रहेंगे या डीके शिव कुमार बनेंगे, यह सब चल रहा वहां। ट्रैफिक से किसी को कोई मतलब ही नहीं। वो कुर्सी की लड़ाई चल रही है, कह रहे हैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर रहे हैं, पब्लिक रोड पर है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने कहा था कि अंतरिक्ष जाना आसान है, बेंगलुरु का ट्रैफिक पार करना मुश्किल है। अब समाजवादी पार्टी के सांसद भी कह रहे हैं कि सबसे घटिया ट्रैफिक मैनेजमेंट है, सबसे बेकार ट्रैफिक पुलिस है। यह आईटी का हब है, स्टार्टअप का गढ़ है। दुनिया की कंपनियां यहां आना चाहती हैं, लेकिन कब तक आना चाहेंगी? वही कंपनियां भाग जाएंगी तब कोई जागेगा क्या? कर्मचारी परेशान है, आम आदमी रो रहा है, बच्चे स्कूल लेट पहुंचते हैं, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाते। शहरों का वोटर बेंगलुरु में सड़क पर सड़ रहा है, दिल्ली में सांस लेकर मर रहा है, मुंबई और गुरुग्राम में डूब जाता है, और फिर पब्लिक कहती है कि टैक्स के पैसे का क्या हो रहा है। यह सवाल ट्रैफिक में फंसने पर ही क्यों पूछते हो? यह सवाल जब सांस नहीं ले पाते तभी क्यों याद आता है? यह सवाल जब मैनहोल में गिर जाते हो तभी क्यों पूछते हो? वोट देने के टाइम कौन से माहौल में गुम हो जाते हो कि आपको याद ही नहीं रहता? बुरा हुआ सांसद साहब के साथ जो फंस गए, लेकिन माफ करना सांसद जी, अच्छा हुआ जो आप फंस गए। पब्लिक का क्या हाल है, सारे नेता लोग अगर खुद देख लें शायद तभी कुछ हो। बेंगलुरु के ट्रैफिक से निकलकर कहां जाना था आपको? दिल्ली, धूल में, धुएं में, संसद में जाना था ना। समस्या से होते हुए संसद में जाते हो तो समस्या को भी जरा संसद में ले जाओ ना। सब लोग संसद जाने वाले। 100 बात की एक बात। इधर राजस्थान के श्रीगंगानगर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी को पकड़ लिया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस ने एक जासूस को गिरफ्तार करने का दावा किया। आरोप लगा कि वो राजस्थान, पंजाब और गुजरात से सेना से जुड़ी गुप्त जानकारियां पाकिस्तान भेज रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त से आईएसआई के संपर्क में था। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के चंदली गांव में संदिग्ध सफेद बॉक्स मिलने से हड़कंप मच गया। गांव वालों की सूचना पर तुरंत पुलिस वहां पहुंची और संदिग्ध बॉक्स को कब्जे में ले लिया। अधिकारियों ने उस बॉक्स की जांच शुरू कर दी। हरियाणा के पानीपत में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान एक महिला का पैर फिसल गया और वो दरवाजे से लटककर काफी दूर तक घिसटती चली गई। हालांकि बाद में रेलवे पुलिस के एक जवान ने खींचकर उनकी जान बचा ली। उधर मध्य प्रदेश में विधानसभा भवन के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ कफ सिरप कांड के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस की एक महिला विधायक तो राक्षसी पूतना के भेष में वहां पहुंच गई और राज्य की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश में हुई बच्चों की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया और नारे लगाए। बच्चों को जहरीला सिरप पिलाने वाली है सरकार। कांग्रेस विधायक सेना पटेल तो राक्षसी पूतना के भेष में पहुंच गईं। उन्होंने अपने चेहरे पर डरावना मास्क लगा लिया और काले रंग के कपड़े पहन लिए। उनके गले में कफ सिरप की शीशियां माला की तरह लटकती दिखीं। कांग्रेस के मुताबिक मौजूदा सरकार ने राक्षसी पूतना की तरह राज्य में बच्चों को मार डाला। यानी कांग्रेस ने बच्चों की मौत के लिए राज्य सरकार की गलत स्वास्थ्य नीतियों और लापरवाही को जिम्मेदार बताया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के विधायक अपने हाथों में छोटे छोटे बच्चों के पुतले लेकर भी पहुंचे और बच्चों के उन पुतलों को दिखाते हुए राज्य सरकार पर कफ सिरप कांड में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। राक्षसी पूतना बनकर पहुंची विधायक सेना पटेल ने दावा किया कि कफ सिरप मामले में मुख्य आरोपी पर कार्रवाई नहीं की गई। एक सीरम कप के माध्यम से जो जहर के रूप में दिया गया, उस मेन व्यक्ति को अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस ने 5 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने का ऐलान किया
और मांग की कि विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार कफ सिरप कांड पर विस्तार से चर्चा कराए। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगाए तो बीजेपी ने कफ सिरप कांड में उल्टा कांग्रेस को ही घेर लिया और आरोप लगा दिया कि तमिलनाडु में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी डीएमके की सरकार ने इस मामले में कार्रवाई के दौरान सहयोग नहीं किया था। मालिक को जेल भेजा, वहां पर कांग्रेस समर्थित लोगों की सरकार है, उनने जांच में हमें सहयोग नहीं किया। मतलब डीएमके के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक जी रंगनाथन को 9 अक्टूबर को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया था। जी रंगनाथन की कंपनी श्रीसन फार्मा ने ही बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप बनाया था। जांच के दौरान कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप में खतरनाक केमिकल मिला था और जांच में यह जानकारी सामने आई थी कि कफ सिरप पीने से बच्चों की किडनी फेल हो गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई। विधानसभा सत्र शुरू होते ही इस मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया और विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। ये सरकार निर्मम है, ये मासूम बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाहती। कफ सिरप कांड के अलावा कांग्रेस ने इंदौर के एक सरकारी अस्पताल में चूहों के कुतरने से हुई 2 बच्चों की मौत का आरोप लगाते हुए भी हंगामा किया। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने उसी वक्त ये सफाई दी थी कि दोनों बच्चों की मौत चूहों के कुतरने से नहीं बल्कि गंभीर बीमारी की वजह से हुई थी। लेकिन कांग्रेस ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को लेकर सरकार को घेर लिया। उधर मध्य प्रदेश के रायसेन में 50 साल पुराना एक पुल टूटने से बड़ा हादसा हो गया। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से उस पुल की मरम्मत का काम चल रहा था। हादसे के वक्त भी वहां कई मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन मरम्मत के दौरान ही वो पुल अचानक टूटकर गिर गया, जिसकी वजह से वहां काम कर रहे कुछ मजदूर मलबे में दब गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ, पुल से कई मोटरसाइकिलें भी गुजर रही थीं। अचानक पुल के गिर जाने में से मोटरसाइकिल और उन पर सवार लोग भी नीचे गिर गए। पुल गिरने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग सहम गए। कुछ लोग तुरंत दौड़कर मलबे के पास पहुंचे, वहां दबे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश तेज कर दी, जबकि पुल के आसपास लोगों की भारी भीड़ जुट गई और हादसे की जानकारी मिलने के तुरंत बाद वहां पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी पहुंच गए, जबकि घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए कुछ एम्बुलेंस भी वहां भेज दी गई और एम्बुलेंस के पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों ने घायलों को उठाकर एम्बुलेंस में रखा और तुरंत अस्पताल भेज दिया। इस दौरान पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी हादसे वाली जगह की तरफ दौड़कर जाते हुए नजर आए। इलाके के लोगों ने दावा किया कि वो पुल काफी समय से जर्जर हालत में था और पिछले कुछ दिनों से वहां मरम्मत का काम चल रहा था। यहाँ से 2 डंपर गुजरे थे, 2 डंपर के पीछे 2 बाइक थी। डंपर निकलने के बाद बाइक जैसे ही डंपर निकले हैं और पुल गिर गया है। लेकिन इस बात की जानकारी देने के लिए न तो वहां कोई बोर्ड लगाया गया था और न ही ट्रैफिक को रोकने के कोई इंतजाम किए गए थे। इसी वजह से हादसे के वक्त भी पुल से कई मोटरसाइकिलें गुजर रही थीं और वो पुल टूटते ही नीचे गिर गईं। बताया गया कि इस हादसे में 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। लेकिन पुल टूटने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। बताया गया कि इस पुल और सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी एमपी सड़क विकास निगम की थी और इसी साल मई महीने में पुल की मरम्मत के लिए मंजूरी दी गई थी, लेकिन ठीक होने से पहले ही पुल टूटकर गिर गया, जिसके बाद प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की चेतावनी दे दी। वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड था और उस पर रिपेयरिंग का काम भी चल रहा था। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। साथ ही हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यों वाली एक टीम बना दी गई, जबकि वहां तैनात फील्ड स्टाफ के प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि 50-50 साल पुराने पुल अगर गिर जाएंगे जब गाड़ियां चल रही हों, तो कौन यकीन करेगा सरकारी विभागों के निर्माण पर। रायसेन में 50 साल पुराना पुल, जिसे सब जानते थे कि वो खतरनाक हो चुका है, जिसकी मरम्मत चल रही थी, उसी चलते पुल पर डंपर दौड़ाए जा रहे थे, बाइक दौड़ाई जा रही थी, मजदूर काम कर रहे थे, बोर्ड नहीं लगा था। अचानक पुल धड़ाम से गिर गया, लोग घायल हो गए, मलबे में दब गए, बाइक नीचे गिर गई। यह हादसा कैसे? चलते पुल पर मरम्मत करवा रहे थे, तो अगर पता नहीं था कि पुल की हालत कितनी खराब है तो किसने टेस्ट की थी पुल की हालत? किसी अधिकारी ने तो कोई सर्टिफिकेट दिया होगा ना, किसी विभाग ने तो इजाजत दी होगी ना। तो या तो उनको काम आता नहीं, या वो लापरवाह हैं, या कुछ और ही चक्कर है। जो भी हो, जो पुल की जांच में फेल हो गए, उनकी जांच में क्या निकल जाएगा? पुल सस्पेंड नहीं हुआ है, पुल गिर गया है, तो ये सब सस्पेंड क्यों होंगे? ये हटाए क्यों नहीं जाएंगे? जब तक ये जांच और निलंबन वाला सिस्टम चलेगा, ये सब तो ठीक होता दिखता नहीं। निलंबन के बाद ये कहीं और आ जाते हैं काम करने कुछ टाइम के बाद। जब तक ये नहीं बदलेगा पब्लिक के लिए, तो कुछ नहीं बदल सकता। 100 बात की एक बात।
उधर दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर केंद्र सरकार और प्रदूषण पर नजर रखने वाली एजेंसियों को फटकार लगाई। कोर्ट ने प्रदूषण के लिए सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहराने पर आपत्ति जताई। इस पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। संसद में प्रदूषण से जुड़े सवाल पर जवाब देते हुए सरकार ने बताया कि 8 साल में दिल्ली की हवा इस बार सबसे साफ रही। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं 90% कम होने की जानकारी भी संसद को दी गई। दिल्ली में सुबह के वक्त सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में ठंड बढ़ने का अलर्ट भी जारी किया। इधर बिहार विधानसभा में शपथ ग्रहण के दौरान जेडीयू विधायक विभा देवी के कई बार अटकने से बाकी नेता हैरत में पड़ गए। कुछ दिन पहले हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले सभी सदस्यों ने सदन में शपथ ली, लेकिन जब जेडीयू की विधायक विभा देवी का नंबर आया तो वो शपथ लेते वक्त अटकने लग गई। मैं विभा देवी, मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से शपथ लेती हूँ। मैं ईश्वर का विधि द्वारा शपथ करती हूँ हुई हूँ। संविधान के प्रति बोलिए ना करूंगी। विभा देवी शपथ पत्र में लिखे शब्दों का ठीक से उच्चारण तक नहीं कर पाई, जबकि पास में ही बैठी विधायक मनोरमा देवी ने उनकी मदद भी की। मनोरमा देवी शपथ पत्र को दबी आवाज में पढ़ती रहीं ताकि विभा देवी उसे दोहरा पाए, लेकिन चौंका देने वाली बात यह रही कि अपनी साथी के बताने पर भी विभा देवी की आवाज लड़खड़ाती रही। अखंडता रखूंगी। मैं जिस पद को निवेदन करती हूँ करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। जेडीयू विधायक विभा देवी ने बड़ी मुश्किल से टूटे फूटे शब्दों में शपथ पूरी की। बिहार की नवादा विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार जीतने वाली विभा देवी बाहुबली नेता बताए जाने वाले राजभल्लभ यादव की पत्नी है। इस बार उन्हें 87,000 से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन शपथ ग्रहण के वक्त कई बार अटकने से उनकी फजीहत हो गई। उधर शराबबंदी वाले राज्य बिहार के मुजफ्फरपुर में एक पंचायत भवन की टंकी में शराब का गोदाम मिला। यानी पुलिस प्रशासन की नजरों से बचने के लिए अवैध शराब के कारोबारियों ने सरकारी इमारत को ही शराब छिपाने के लिए सुरक्षित ठिकाना बना दिया। हालांकि उनका प्लान फेल हो गया। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने एक साथ छापेमारी कर दी। करजा थाना क्षेत्र के बड़का गांव के पंचायत भवन के पीछे शराब को इस तरह छिपाकर रखा गया था कि सभी हैरान रह गए, क्योंकि जब वहां तलाशी ली गई तो पंचायत भवन के पीछे झाड़ियों में बनी एक टंकी से शराब बरामद हुई। हटाइए, हाँ, निकालिए। मतलब ये कि शराबबंदी वाले राज्य बिहार में अवैध शराब कारोबारियों ने शराब छिपाने के लिए सरकारी इमारत को ही अपना अड्डा बना लिया था और सीमेंट से बनी टंकी में कई पेटी शराब छिपा कर रख दी थी। छापेमारी करने वाली पुलिस टीम और उत्पाद विभाग की टीम ने टंकी से मिली शराब को जब्त कर लिया और एक गाड़ी में लाद कर करजा थाने में पहुंचा दिया। पुलिस के मुताबिक पंचायत भवन के पीछे झाड़ियों के बीच सीमेंट की टंकी में शराब छिपाकर रखने की खबर उन्हें 2 दिन पहले मिली थी। मुखबिर से मिली जानकारी को पुलिस ने उत्पाद विभाग को दिया। उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस ने मिलकर बड़का गांव के पंचायत भवन पर धावा बोल दिया और सीमेंट की टंकी से शराब की पेटियां बरामद कर ली। शराब है ना? दिखाइए तो कौन सा ब्रांड है। पुलिस ने भरोसा दिया कि अवैध शराब का कारोबार करने वालों का पता लगाकर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इधर मौलाना महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान के जवाब में बीजेपी नेता संगीत सोम ने उन्हें पीटे जाने की चेतावनी दे दी। संगीत सोम ने मदनी के बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में 2 टूक कह दिया कि ऐसे बयान देने पर आने वाले समय में सनातन धर्म से जुड़े लोग उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीट देंगे और उन्हें पीटते हुए पाकिस्तान छोड़कर आएंगे। ऐसा ना हो इस देश के सनातनी सड़कों पे उठे और तुम जैसे मौलानाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दो और यहाँ से पाकिस्तान तक दौड़ाता ले जाए और तुम्हारे घर में वहीं घुसा के आए। संगीत सोम ने मौलाना महमूद मदनी को मानसिक रूप से बीमार बता दिया। किसी तरीके से भी संविधान को नहीं मानते, ना संविधान को ये मानना चाहते हैं। बीमार मानसिकता है और उस मानसिकता से बाहर नहीं आ पाते। भोपाल में कार्यक्रम के दौरान मौलाना मदनी ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर वंदे मातरम और जिहाद पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी थी
और हिंदूवादी संगठनों और सरकार पर हमला बोला था, लेकिन अपने बयान के बाद वो बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए। और यहां तक कि कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी मौलाना महमूद मदनी पर हमला बोला। इनकी दुकान तो चंदे से चलती है, इन्होंने तो पूरी कौम को चंदाखोर बना दिया। भोपाल में जमीयत उलेमा हिंद की मीटिंग के दौरान मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर तीखी टिप्पणी कर दी थी। ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। बीजेपी समेत कई हिंदूवादी संगठनों ने मौलाना मदनी की टिप्पणी को भड़काऊ और कोर्ट का अपमान करने वाला बताया। उधर प्रधानमंत्री ने सांसदों से संसद सत्र को बिना हंगामा के चलाने की अपील की। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नए और युवा सांसदों से अपील की। पीएम ने जोर दिया कि सदन में ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी और नीति पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पीएम के ड्रामा और डिलीवरी वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने सरकार पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस को टालने का आरोप लगाया। Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रामा और डिलीवरी वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष ड्रामा नहीं करता बल्कि ड्रामा करने वालों को रोकता है। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने सरकार से एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। विपक्ष की मांग है कि जो ये चुनाव सुधार है उस पर चर्चा हो जाए, क्योंकि बहुत भारी चुनाव में धांधली को लेकर विपक्ष परेशान है, जनता परेशान है। इधर जांच एजेंसी एनआईए ने दिल्ली आतंकी ब्लास्ट मामले को लेकर जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में 8 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर में एनआईए की टीम ने फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में डॉक्टर अदील अहमद, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर के साथी जसीर बिलाल के घर पर छापा मारा। और इसी तरह एनआईए की टीम ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आतंक के आरोपी भाई बहन डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के घर पर रेड की। डॉक्टर शाहीन का घर लखनऊ के लालबाग इलाके में मौजूद है और वहां उसके पिता सईद अंसारी रहते हैं। छापेमारी के दौरान घर के बाहर पुलिस का तगड़ा पहरा बैठा दिया गया। अगर हम तस्वीरें दिखाएं आपको तो देखिए, लोकल पुलिस इस वक्त बाहर मौजूद है। एनआईए की टीम अंदर डॉक्टर शाहीन के घर में मौजूद है। डॉक्टर शाहीन के घर पर छापेमारी के दौरान आसपास के इलाके को सील कर दिया गया। और जानकारी के मुताबिक एनआईए के अधिकारियों ने डॉक्टर शाहीन के पिता से काफी देर तक बातचीत की। एनआईए के अधिकारियों ने डॉक्टर शाहीन की विदेश यात्राओं के बारे में भी जानकारी जुटाई, क्योंकि जांच में पता चला कि डॉक्टर शाहीन ने करीब 4 साल तक सऊदी अरब में प्रोफेसर के रूप में काम किया था। इसलिए उसकी विदेश यात्राओं की जानकारी जुटाने के लिए एनआईए ने उसके पिता से करीब 7 घंटे तक बातचीत की। इसी तरह एनआईए ने कश्मीर के शुपिया में मौलवी इरफान के घर पर छापा मारा। इसके अलावा अनंतनाग के काजीगुंड में डॉक्टर अदील के घर पर एनआईए की टीम पहुंची। डॉक्टर मुजम्मिल और जसीर बिलाल के घर पर भी छानबीन की गई। जसीर बिलाल डॉक्टर उमर का साथी है। उस पर हमास की तरह भारत में ड्रोन हमलों की साजिश रचने का आरोप है। और इस सबके बीच हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाद महाराष्ट्र के नंदुरबार का जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम संस्थान जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम संस्थान को अवैध तरीके से विदेशों से फंडिंग मिली। और इन आरोपों के बाद ईडी की अलग अलग टीमों ने महाराष्ट्र के 12 ठिकानों पर छापेमारी की। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के अक्कलकुआ स्थित जामिया इंस्टीट्यूट है। ये जामिया इंस्टीट्यूट आज सुबह से फिर एक बार चर्चा में आई है। यहाँ ईडी की छापेमारी हुई है। बीजेपी नेता किरीट सुमैया ने आरोप लगाया कि जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम संस्थान को अवैध रूप से विदेश से फंडिंग मिली। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उस फंडिंग का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया गया। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की सर्च ऑपरेशन रेड शुरू है। करोड़ों रुपए का बेनामी कारोबार, ये सब बातें कुछ दिनों में सामने आएगी। किरीट सुमैया ने जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम संस्थान पर आदिवासी समुदाय की जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि वहां पढ़ने वाले 90% से ज्यादा छात्र बांग्लादेश के नागरिक हैं। और इस मामले में उन्होंने सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बताया गया कि कुछ महीने पहले जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम संस्थान के एक हॉस्टल में यमन का एक नागरिक अवैध तरीके से रह रहा था। इसको लेकर एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी। यमन के जो नागरिक है, उसका जो परिवार है, उसकी गिरफ्तारी भी यहाँ हो चुकी थी।
और उसी वक्त यहाँ पर जो फॉरेन फंडिंग आती है ये जामिया में, वो फॉरेन फंडिंग के ऊपर से लेके बहुत सारे आरोपात हुए थे। जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम संस्थान नंदुरबार जिले के अक्कल कुआ इलाके में मौजूद है। जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम पर लगे अवैध विदेशी फंडिंग के आरोप समेत कई दूसरे गंभीर आरोपों के बाद संस्थान की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इधर संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी एक कुत्ते को अपनी गाड़ी में लेकर संसद भवन पहुंच गई। उनके ऐसा करने और इसके बाद उनकी टिप्पणी पर भारी विवाद हो गया। बीजेपी ने रेणुका चौधरी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग तक कर दी। और यह बवाल तब शुरू हुआ जब संसद भवन पहुंची रेणुका चौधरी की गाड़ी में एक कुत्ता भी नजर आया। इसे लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर उनके विरोधी सांसद भड़क गए। जानवर को पसंद नहीं करते ना सरकार, गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। बाद में रेणुका चौधरी ने सफाई दी कि उन्हें ये कुत्ता घायल हालत में सड़क पर मिला था, इसलिए उन्होंने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया था। लेकिन बीजेपी ने इस मामले को लेकर कड़ा विरोध जता दिया। उसने कुत्ते को साथ लाने से ज्यादा उसे लेकर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताई और बीजेपी ने राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग कर दी। जिस तरह का बयान दे रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी ने रेणुका चौधरी को संसद भवन के नियमों की भी याद दिलाई, जिसके तहत पालतू जानवरों को संसद भवन के परिसर में लाने पर पाबंदी है। उधर पाकिस्तान में इमरान खान की हत्या की खबरों से मचे बवाल के बीच इमरान खान की बहन अलीमा खान ने पाकिस्तान की सरकार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर बड़ा हमला बोल दिया। कई हफ्तों से अलीमा खान इमरान खान से मिलने की कोशिश में जुटी हैं और उसके लिए उन्होंने रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर धरना भी दिया। रात भर वो जमा देने वाली ठंड में जेल के बाहर बैठी रहीं, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी अडियाला जेल प्रशासन ने उन्हें उनके भाई इमरान खान से मिलने की मंजूरी नहीं दी। इस बीच अलीमा खान ने दावा किया कि उन्हें भी जेल में डालने की साजिश रची जा रही है। याद रखें, इन्होंने फैसला किया हुआ है कि मुझे जेल में डालना है। अब ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कौन से तरीके से। हालांकि कुछ दिन पहले रावलपिंडी पुलिस ने अलीमा खान को जेल के बाहर बवाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। अलीमा खान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के इशारे पर इमरान खान को अपने परिवार और वकीलों से मिलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन इमरान खान के परिवार और पार्टी में खलबली तब मच गई जब कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर उनकी जेल में हत्या किए जाने की खबरें सामने आईं। इसके बाद अडियाला जेल के बाद इमरान खान के समर्थकों का वहां हुजूम जुट गया था। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी भी जेल के बाहर धरने पर बैठ गए थे, लेकिन इसके बाद भी इमरान खान से किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं मिली। बाद में अलीमा खान और सोहेल अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। इधर राजस्थान के पाली में भीषण सड़क हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के पाली में पहिया निकल जाने की वजह से एक गाड़ी खाई में गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। सभी लोग एक शोक सभा में शामिल होने जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में वो हादसे का शिकार हो गए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक शादी के दौरान दुल्हन अपने प्रेमी के साथ भाग गई। इसके बाद बारात को बिना दुल्हन लिए लौटना पड़ा। बाद में लड़की ने अपने परिवार वालों को फोन पर वापस नहीं आने और अपने प्रेमी के साथ ही रहने की जानकारी दी। पंजाब के गुरदासपुर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया। अधिकारियों के मुताबिक बदमाशों ने उन पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए। उनके पास से 2 पिस्तौल मिलने का भी दावा किया गया। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कैंसर अस्पताल में एक गाड़ी ने ऐसी दहशत मचा दी कि वहां लोगों की सांसें अटक गईं। हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल की पार्किंग में कुछ लोग खड़े थे। तभी गेट से वो गाड़ी तेज रफ्तार में अचानक पार्किंग में घुस गई और उस गाड़ी के पार्किंग में घुसते ही वहां मौजूद लोग भागते दिखाई दिए। उस गाड़ी के अस्पताल परिसर में घुसने से पहले वो लोग आराम से अपनी मोटरसाइकिलें और स्कूटर निकाल रहे थे। इसी बीच वो गाड़ी वहां आई और वो पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलों समेत स्कूटरों को टक्कर मारती नजर आई, लेकिन टक्कर के बाद भी वो नहीं रुकी और वो पार्किंग एरिया में बनी एक दीवार से टकरा गई। इसके बाद तो वहां लोगों में अफरा तफरी मच गई। उनमें कुछ लोग खुद को बचाने के लिए भागते दिखाई दिए और हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल में हुई इस जोरदार टक्कर की आवाज सुनकर वार्ड में मौजूद लोग पार्किंग एरिया की तरफ दौड़ पड़े और उनमें कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिलों को उठाते नजर आए। बताया गया कि वहां खड़े 15 से ज्यादा स्कूटर और मोटरसाइकिलें उस गाड़ी की चपेट में आ गई।
घटना गोरखपुर के शाहपुर इलाके के हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल में हुई। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने उस गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। बताया गया कि वो ड्राइवर रक्तदान कर लौट रहा था, तभी ये टक्कर हो गई। गनीमत ये रही कि इसमें किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में रहस्यमयी पेंटिंग बनाकर 11वीं क्लास की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। बताया गया कि वो घर में अकेली थी। उसके माता पिता जब घर लौटे तो उन्हें पंखे से उसका शव लटकता हुआ मिला और शव के साथ उसके कमरे में रंग, ब्रश और कई पेंटिंग मिलने का दावा किया गया। उनमें एक पेंटिंग में खूबसूरत पहाड़ और पहाड़ के बीच डूबते हुए सूरज को दिखाया गया, जबकि एक दूसरी पेंटिंग में एक लड़की की तस्वीर नजर आई। बताया गया कि 11वीं क्लास में पढ़ने वाली उस छात्रा को पेंटिंग बनाने का शौक था और आत्महत्या करने से पहले उसने ही वो दोनों पेंटिंग बनाई थी। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद जांच शुरू की गई और पुलिस की शुरुआती जांच में उस छात्रा के तनाव में होने का दावा किया गया। उधर मध्य प्रदेश के भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग के घर पहुंचकर मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने हिंदू धर्म अपना लिया। उस युवक ने आरोप लगाया कि साल 2022 में मुस्लिम समुदाय के एक परिवार के दबाव में आकर उसने इस्लाम अपना लिया था। हालांकि इन आरोपों पर उस परिवार का कोई जवाब सामने नहीं आया, लेकिन उस युवक ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय की एक लड़की के प्यार में उन्हें जबरन फंसाया गया था। मुसलमान लड़की ने प्रेम जाल में मतलब फंसा के जो था उसका मुसलमान बनने का बोला, उसने बोला मुसलमान बन जाओ शादी करने के लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम धर्म न अपनाने पर उस लड़की के परिवार वालों ने उनके साथ मारपीट की थी और उनके खिलाफ झूठे केस भी दर्ज करवाए गए थे। नहीं बनने पे उसके परिवार ने एफआईआर कराई, जिनसी चौराहे पे मारा भी, मारपीट करी उनके मित्रों ने। उनके मुताबिक 3 साल पहले उस लड़की के परिवार वालों ने उन्हें एक जमात में शामिल होने के लिए कर्नाटक के मैसूर में भेजा था और उन्होंने आरोप लगाया कि उस जमात में ही उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने मुस्लिम समुदाय की उस लड़की के परिवार वालों पर रोजाना मानसिक रूप से परेशान करने का भी आरोप लगा दिया और उनके मुताबिक जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद उन्हें 3 साल तक अपने परिवार से दूर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई बार प्रताड़ित होकर मैंने फिर उनके अनुसार इस्लाम धर्म अपना लिया। 3 साल तक बना रहा। गौ मांस वगैरह भी परोसा जाता है उधर, तो मेरी मजबूरी गौ मांस भी मैंने खाया। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके के रहने वाले उस युवक ने अपना असली नाम शुभम गोस्वामी बताया। उनके मुताबिक जबरन धर्म परिवर्तन के बाद उनका नाम अमन खान रख दिया गया था। इतना परेशान हो गया जब सुसाइड करने की रेंज पे आ गया, मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय की उस लड़की के परिवार वालों ने मुस्लिम धर्म छोड़ने पर कई बार उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी थी और इसलिए वो परेशान होकर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग के जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने मदद की गुहार लगाई और उनकी शिकायत मिलने के बाद मंत्री विश्वास सारंग के निर्देश पर इस मामले में जांच शुरू की गई। भोपाल में पुलिस की जांच के बाद मुस्लिम समुदाय की उस लड़की के परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जो लोग इस तरह के कुकृत्य करते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा सीधा एग्जाम्पल है, सीधा सीधा उदाहरण है। पुलिस ने कार्रवाई की है जिन लोगों ने इनको दबाव बनाया था। इस बीच शुभम गोस्वामी मंत्री विश्वास सारंग से मिलने पहुंचे और उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जताई। अब मैं पूर्ण हिंदू धर्म अपनाऊंगा। मेरे साथ धोखाधड़ी करके मनाया गया था मेरे को। मंत्री विश्वास सारंग ने शुभम गोस्वामी को सुरक्षा मुहैया कराने और जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। इधर खबर है कि शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में वापसी कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के साथ पहले टेस्ट में जख्मी हुए शुभमन गिल के चोट से उबरने की खबर है। शुभमन गिल बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाकर रिहैब प्रोग्राम में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि शुभमन गिल 9 दिसंबर से शुरू होने वाली T20 सीरीज में वापसी कर सकते हैं। T20 मैचों के घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच में ईशान किशन ने महज 50 गेंदों में 113 रन की पारी खेली। कप्तान ईशान किशन की पारी की बदौलत झारखंड की टीम ने टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। मलेशिया में खेले गए हॉकी के सुल्तान अजलन शाह कप के फाइनल में भारत को बेल्जियम ने 1-0 से हरा दिया। मैच का एकमात्र गोल बेल्जियम की तरफ से 34वें मिनट में किया गया। भारत को 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन टीम उन्हें गोल में नहीं बदल सकी। भारत को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। उधर पड़ोसी देश श्रीलंका में भयंकर तबाही मचाने के बाद दितवा नाम के चक्रवाती तूफान ने तमिलनाडु के कई इलाकों में कोहराम मचा दिया। राज्य में कई जगहों पर भारी बारिश के साथ तूफानी हवाएं चली। इस वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोगों पर इस तूफान का असर पड़ा। और चक्रवाती तूफान दितवा का सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में देखा गया। वहां तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने हाहाकार मचा दिया। समंदर के किनारे बसे सैकड़ों मकानों की छतें टूट गईं।
कुछ मकान तूफानी हवाओं का सामना नहीं कर पाए। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे भी तूफान का शिकार बने। तटीय इलाकों में दिन भर भारी बारिश हुई। तूफान की वजह से समंदर की लहरें कई फीट तक ऊपर उठी। हालांकि श्रीलंका में कहर बरपाने के बाद चक्रवाती तूफान दितवा कुछ कमजोर पड़ गया। यही वजह रही कि भारत के दक्षिणी इलाकों में इसका उतना असर नहीं हुआ जितना श्रीलंका में देखा गया था। लेकिन इसके बावजूद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के तटीय इलाके इस तूफान की वजह से हिल गए। पुदुचेरी में तूफान के पहुंचते ही समंदर की लहरें खतरनाक तरीके से किनारों तक पहुंच गई। खतरे को देखते हुए वहां की पुलिस ने एक इलाके में किनारे खड़े लोगों को हटाना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने समंदर के किनारे किसी के भी जाने पर रोक लगा दी। साथ ही राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 15 से ज्यादा टीमें तैनात कर दी गईं ताकि लोगों को तुरंत मदद पहुंच सके। और इस बीच मौसम विभाग ने दावा किया कि दितवा तूफान के कमजोर पड़ने से भारत के दक्षिणी इलाकों को ज्यादा खतरा नहीं हुआ, लेकिन साथ ही यह आशंका भी जताई गई कि अगले 3 दिन तक कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। यानी तूफान की वजह से श्रीलंका जैसी तबाही तो नहीं मची, लेकिन भारत के कई इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान दितवा की वजह से चेन्नई और पुदुचेरी के अलावा आंध्र प्रदेश के कई इलाके पानी पानी हो सकते हैं। आशंका जताई गई कि विजयवाड़ा, गोदावरी, कुर्नूलू और चित्तूर समेत कई इलाकों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया और भारत की राहत और बचाव एजेंसियों ने इस तूफान से निपटने की तैयारियां पहले से ही कर ली थी। इसके लिए समंदर के किनारे बसे सभी इलाकों में पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। साथ ही उन इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से हटाकर राहत शिविरों में भेज दिया गया था। यही वजह रही कि उन इलाकों में लोग तो सुरक्षित रहे, लेकिन उनके मकानों को चक्रवाती तूफान दितवा ने तहस नहस कर दिया। तमिलनाडु के नागपट्टनम से सामने आई तस्वीरों में दिखा कई मकान तूफान में जमींदोज हो गए, कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। वहां चारों तरफ तबाही के निशान दिखाई दिए। तूफान को देखते हुए तमिलनाडु में पहले ही स्कूलों कॉलेजों को बंद करा दिया गया था। साथ ही कई उड़ानें रद्द कर दी गई थी। और श्रीलंका में दितवा तूफान की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 300 से भी ज्यादा हो गई। वहां के राष्ट्रपति ने इसे श्रीलंका के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा बताया। और वहां राहत और बचाव के काम में और तेजी ला दी गई। श्रीलंका के पूर्वी और उत्तरी इलाकों में दितवा तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। इसके बाद वहां की राहत और बचाव टीमों ने हेलीकॉप्टरों के जरिए बाढ़ में घिरे लोगों तक खाने पीने की चीजें और पानी पहुंचाया। इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसनायके ने वहां के लोगों को भरोसा दिया कि सरकार मुश्किल की इस घड़ी में एक एक व्यक्ति की मदद करेगी। इतिहासे विशालतम सह अभियोगात्मक राजधानी कोलंबो से श्रीलंका की वायुसेना के भी कई हेलीकॉप्टर लगातार उन इलाकों में मदद के लिए भेजे गए। और इस बीच भारत ने श्रीलंका में तूफान की वजह से कोलंबो एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों की ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों के नागरिकों की भी जान बचाई। ये लोग तूफान के आने के बाद से ही वहां फंसे हुए थे, लेकिन वायुसेना ने कोलंबो एयरपोर्ट पर अपने हेलीकॉप्टर भेजकर वहां फंसे सैकड़ों भारतीयों को सुरक्षित भारत तक पहुंचाया। इस दौरान अपने देश लौटते वक्त उन लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा खुद एयरपोर्ट पर उन्हें विदा करने पहुंचे। यही नहीं, वायुसेना ने श्रीलंका में राहत और बचाव के काम में भी मदद की। उसके हेलीकॉप्टरों ने तूफान से प्रभावित इलाकों से जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान समेत कई दूसरे देशों के नागरिकों को भी निकाला और उन्हें कोलंबो तक पहुंचाया। और इसके अलावा तूफान में घायल और बेघर हुए लोगों तक भी वायुसेना ने मदद पहुंचाई। पड़ोसी देश श्रीलंका में मची इस तबाही के बाद भारत ने उसकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और श्रीलंका में दितवा तूफान की वजह से घायल हुए लोगों तक मदद पहुंचाने में भारतीय वायुसेना की भी अहम भूमिका रही। वायुसेना के जवानों ने श्रीलंका के अधिकारियों के साथ मिलकर उन इलाकों में बचाव अभियान चलाया। इसके तहत घायल हुए सैकड़ों लोगों को एयरलिफ्ट कर उनकी जान बचाई गई। इसके अलावा भारत ने अपने पड़ोसी देश की मदद के लिए बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भी भेजी और श्रीलंका से पहले दक्षिण पूर्व एशिया के देश इंडोनेशिया में भी दितवा तूफान ने भयंकर तबाही मचाई थी। वहां भी मरने वालों की तादाद बढ़कर 300 के पार चली गई, जबकि हजारों लोग वहां बेघर हो गए थे और उनकी मदद के लिए इंडोनेशिया में भी मुहिम जारी रही। वहां दितवा तूफान की वजह से हुई भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आ गई थी। तूफान की वजह से इंडोनेशिया के सुमात्रा में हाहाकार मच गया था। वहां हजारों घर बर्बाद हो गए थे। तूफान बंगाल की खाड़ी से उठा था, जिसने चक्रवाती तूफान में बदलकर श्रीलंका और इंडोनेशिया में सैकड़ों लोगों की जान ले ली। हालांकि बाद में यह तूफान कमजोर हो गया और फिर भारत के दक्षिणी इलाकों से टकराया।
रूस और यूक्रेन में चल रही जंग को रोकने के लिए हुई बैठक से कुछ देर पहले ही यूक्रेन की फौज ने रूस के 2 समुद्री जहाजों पर ड्रोन हमला कर खलबली मचा दी। यह हमला काला सागर में रूस के एक बंदरगाह के नजदीक किया गया और हमला होते ही रूस के वो जहाज भयंकर आग की लपटों से घिर गए। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस के जिन 2 जहाजों पर ड्रोन स्ट्राइक की गई उनमें लाखों लीटर तेल भरा था। यही वजह रही कि धमाका होने के बाद उनमें लगी आग बेकाबू हो गई। देखते देखते उन जहाजों का लगभग हर हिस्सा खौफनाक लपटों की चपेट में आ गया। दावा है कि इस हमले के लिए यूक्रेन की सेना ने समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया, मतलब ऐसे आत्मघाती ड्रोन जो आसमान से नहीं बल्कि पानी के अंदर से दुश्मन पर बम की तरह फटते हैं, उसका काम तमाम करने की ताकत रखते हैं। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना के हमले में रूस के वो जहाज पूरी तरह बर्बाद हो गए, क्योंकि ड्रोन फटने से हुई तबाही के बाद दोनों जहाजों में मौजूद तेल की वजह से आग ने विनाशकारी रूप ले लिया। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक यह हमला रूस के नवरासिस्क बंदरगाह से थोड़ी ही दूरी पर किया गया। रूस के कब्जे वाले क्राइमिया से नवरासिस्क की दूरी 350 किलोमीटर के आसपास। नवरासिस्क काला सागर में रूस का बेहद अहम बंदरगाह और उसका एक्सपोर्ट हब माना जाता है, मतलब रूस का समुद्र के रास्ते जो भी व्यापार होता है उसका एक बड़ा हिस्सा इसी पोर्ट से दूसरे देशों तक भेजा जाता है। और दावा है कि यूक्रेन ने रूस के इस अहम अड्डे के पास हमला कर उसे तगड़ी चोट पहुंचा दी, क्योंकि उसके हमले में रूस के दोनों समुद्री जहाज तहस नहस हो गए। हालांकि यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई और उसने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत उसके अलग अलग शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर दी। दावा है कि पुतिन की सेना ने कुछ ही घंटों के अंदर 120 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन फोड़ दिए। इसके अलावा खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों से भी धमाके कर दिए। ये हवाई हमले रूस के समुद्री जहाजों पर हुई एयर स्ट्राइक के कुछ देर बाद ही किए गए, यानी यूक्रेन ने वार किया तो रूस ने जबरदस्त पलटवार कर दिया। ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक में यूक्रेन की कई रिहायशी इमारतों के परखचे उड़ गए। इन हमलों में एक व्यक्ति की जान चली गई, बड़ी संख्या में लोग घायल बताए गए। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह रही कि रूस और यूक्रेन के बीच यह टकराव शांति वार्ता से ठीक पहले बढ़ा। जंग रोकने की कोशिश में यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई। उस बैठक से कुछ घंटे पहले ही यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर बारूद बरसा दिया। इस सब के बीच रिपोर्ट है कि अमेरिका की अगुवाई वाला सैन्य संगठन नेटो भी जंग के मैदान में उतर सकता है। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस से बढ़ रहे खतरे को देखते हुए नेटो की सेना उसके खिलाफ हमला कर सकती है। यानी जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन को लड़ाई के लिए हथियार देने वाले नेटो देश युद्ध में भी रूस की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 32 देशों के सैन्य संगठन नेटो का अकेले मुकाबला करना रूस के लिए भी आसान नहीं होगा। हालांकि नेटो के हमले की चर्चा तब शुरू हुई जब अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के सामने शांति का प्रस्ताव रखा। और माना जा रहा है कि रूस पर दबाव बनाने के लिए ही एक तरफ तो यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए और दूसरी तरफ नेटो ने भी जंग में कूदने की चर्चा शुरू कर दी। दावा है कि ऐसा इसीलिए ताकि रूस अमेरिका के लाए शांति प्रस्ताव पर हामी भर दे। इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए यूक्रेन के प्रतिनिधियों की एक टीम अमेरिका के फ्लोरिडा पहुंची। वहां उस टीम ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो समेत कई अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उम्मीद जताई कि रूस और यूक्रेन जल्द ही युद्ध खत्म करने के लिए राजी हो सकते हैं। ट्रंप ने यह भी बताया कि फ्लोरिडा वाली मीटिंग में यूक्रेन ने शांति प्रस्ताव के कुछ मुद्दों पर ऐतराज जताया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन मुद्दों को छोटा मोटा बताते हुए उन्हें जल्द हल किए जाने की उम्मीद जताई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी इस बैठक को सफल बताया। यानी अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर यूक्रेन की तरफ से मोहर लग गई, लेकिन जंग खत्म करने के लिए रूस का भी राजी होना जरूरी है। ट्रंप ने दावा किया कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई ने बीते 1 महीने में 27,000 जिंदगियां छीन ली, इसलिए इस कत्लेआम को फौरन रोका जाना चाहिए। अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर यूक्रेन के हामी भरने के बाद निगाहें रूस और पुतिन पर टिक गईं। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अगले हफ्ते इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अमेरिकी प्रतिनिधियों की एक टीम रूस की राजधानी मॉस्को जाएगी। और अगर रूस ने भी शांति प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी तो युद्ध खत्म होने का रास्ता साफ हो जाएगा। इधर आरजेडी विधायक अजय दांगी को बिहार विधानसभा परिसर में ऑटो रिक्शा के साथ एंट्री नहीं मिली। अजय दांगी बिहार की टिकारी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। जानकारी के मुताबिक इससे पहले वो ऑटो चलाया करते थे।
और इसीलिए वो खुद ऑटो चलाते हुए विधानसभा पहुंच गए। लेकिन अजय दांगी के ऑटो को विधानसभा के गेट पर ही रोक दिया गया। इस दौरान उनके ऑटो के चारों तरफ आरजेडी पार्टी का झंडा लगा नजर आया। सरकारी की महान जनता ने मुझे जिता करके आज लोकतंत्र के मंदिर में हमें भेजा गया है। इस दौरान वहां भीड़ लग गई, हालांकि बाद में उन्हें गाड़ी से विधानसभा के अंदर भेजा गया। ट्रैफिक आने जाने के कारण अव्यवस्थित हो रहा था, इसके लेकर के मुझे दिया गया कि आप उससे जाइए। जानकारी के मुताबिक अजय दांगी दिल्ली की सड़कों पर ऑटो चलाते थे, लेकिन आरजेडी की तरफ से टिकट मिलने के बाद उन्होंने गया जिले की टिकारी विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की और पहली बार ऑटो से विधानसभा पहुंचे। उधर राजस्थान के धौलपुर में एक बीएलओ की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत होने से हड़कंप मच गया। अनुज गर्ग नाम के बीएलओ के परिवार ने दावा किया कि उन पर वोटर लिस्ट रिवीजन के काम का काफी दबाव था और इसी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अनुज गर्ग नाम के उस बीएलओ की मौत से उनके परिवार में मातम पसर गया। उनके घर पर उन्हें जानने वालों का तांता लग गया। उनके परिवार वालों के मुताबिक वो देर रात तक एसआईआर के काम में लगे रहते थे, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। रात को 1 बजे काम का प्रेशर ज्यादा था, तनाव में थे। उनके परिजनों ने दावा किया कि वो पिछले कुछ दिन से परेशान चल रहे थे और उनके परिजनों के मुताबिक देर रात वो अचानक बेहोश हो गए थे। इसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया ताकि मौत का कारण पता चल सके। रात को अचानक घबराहट हुई और सीने में दर्द हुआ, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके परिजन उनके शव को लेकर घर पहुंचे, जहां उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि एसआईआर के काम के दबाव में उनकी जान चली गई। काम ज्यादा 12 बजे तक सब दिन ढूंढ रहे का कहते हैं, टेंशन में चले गए। 42 साल के उस बीएलओ की मौत के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया और इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बीएलओ के खुदकुशी करने से हड़कंप मच गया। आरोप है कि एसआईआर के काम से परेशान होकर बीएलओ ने घर के अंदर ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और खुदकुशी करने से पहले उन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें वो फूट फूट कर रोते नजर आए। रोते रोते ही उन्होंने वो पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया और खुदकुशी के लिए एसआईआर के काम को जिम्मेदार ठहरा दिया। इस वर्ग को सही तरीके से नहीं समझ पाया। खुदकुशी से ठीक पहले बनाए गए वीडियो में उन्होंने काम के तनाव की वजह से पिछले कई दिन से नींद नहीं आने का भी दावा किया। मैं बहुत दुखी हूँ, इस दिन से चैन से नहीं सो पाया। उन्होंने वोटर लिस्ट में सुधार के लिए मिले समय को भी नाकाफी बताया और खुदकुशी से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा। 3 पन्नों के सुसाइड नोट में भी उन्होंने एसआईआर का काम ठीक से नहीं कर पाने का जिक्र किया और अपनी पत्नी और मां से बच्चों का ख्याल रखने की भावुक अपील की। मम्मी बच्चों का ख्याल। बीएलओ की खुदकुशी के बाद अधिकारी भी हरकत में आ गए और उन्होंने इस घटना की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया। जो ये तथ्य सब जो सामने आए हैं, हम उसकी लगातार जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी सामने आएगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। बताया गया कि खुदकुशी करने वाले बीएलओ सर्वेश सिंह एक स्कूल में टीचर थे और पिछले कई दिन से एसआईआर के काम में लगे हुए थे। उधर कोलकाता में बीएलओ ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो लोग भारी संख्या में मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो गए और वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया एसआईआर के काम में लगे बीएलओ पर दबाव बनाने का आरोप लगा दिया, क्योंकि एसआईआर का काम शुरू होने के बाद अब तक 5 बीएलओ की मौत हो चुकी है, जिसके बाद ये लोग एकजुट होकर चुनाव अधिकारी के दफ्तर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ लोगों ने चुनाव अधिकारी के दफ्तर में भी घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां पर पहले से तैनात पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया और इसके बाद तो वहां हंगामा और बढ़ गया। प्रदर्शन कर रहे बीएलओ पुलिस वालों से ही भिड़ गए और वहां लगी बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश करने लगे। इस दौरान वहां पुलिस वालों और बीएलओ के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की भी हुई और प्रदर्शनकारी बीएलओ चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसने की जिद पर अड़ गए। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसकी वजह से वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी वाला माहौल बन गया। इधर यूपी के मऊ में 2 गाड़ियों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। यूपी के मऊ जिले में 2 तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर लगने के बाद एक गाड़ी सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। हालांकि गाड़ी में बैठे लोगों की जान बाल बाल बच गई। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने 9 साल की एक बच्ची के रेप के आरोपी को पकड़कर उसे पूरे शहर में घुमाया। पुलिस के मुताबिक बच्ची के पिता ने उसकी मां को छोड़ दिया था,
इसके बाद उसकी मां अपने बच्चों के साथ एक दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही थी और उसी ने बच्ची का रेप किया। हरियाणा के रेवाड़ी में एक हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक एक शादी समारोह के दौरान आरोपियों की एक लड़के से बहस हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने उस पर जानलेवा हमला कर दिया और उसकी जान चली गई। आपसी डीजी बदलने की रंजिश को लेकर उनका विवाद हो गया था। सवाल की एक बात यह कि ट्रंप ने यह क्या कह दिया कि अब इंडियन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुना आपने? उन्होंने कह दिया इंडियन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कहना चाह रहे थे कि अब इंडियन कहने पर ही लोग बुरा मान जाते हैं और इंडियन लोग तो इंडियन शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूसरा कोई करे तो बवाल हो जाता है। तो हालांकि ये ट्रंप ने अपने अंदाज में कहा और उनका अंदाज तो कई बार उनके प्रशंसकों को ही समझने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन ये कहानी भारतीयों के लिए भी समझनी जरूरी है, क्योंकि काफी पब्लिक तो जानती है, लेकिन बहुत से लोग अब भी नहीं जानते कि ट्रंप जब कह रहे थे कि अब इंडियन नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो भारतीयों की बात नहीं कर रहे थे। अमेरिका में जब इंडियन बोलते हैं तो उसका मतलब भारतीय नहीं होता। इंडियन कहते हैं वहां के मूल निवासियों को। पहले रेड इंडियन भी कहते थे, लेकिन अब वो कहने पर भी लोग बुरा मान लेते हैं। तो ये पूरा माजरा क्या है वो समझने की जरूरत है। जो लोग मामले को जानते भी हैं उनमें भी कई लोग पूरी कहानी शायद नहीं जानते। अमेरिका में इस नाम इंडियन की एक अलग ही कहानी है और इस कहानी का ताजा चैप्टर खोला खुद डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका में एक बड़ा त्योहार होता है, थैंक्स गिविंग। पूरा परिवार वहां थैंक्स गिविंग डिनर पर मिलता है। ये एक परंपरा है वहां की। शॉर्ट में उसका इतिहास ये माना जाता है कि जब यूरोप से गोरे लोग अमेरिका में बसने गए थे तो कई झड़पें होती थी वहां के मूल निवासियों से। तो एक बार आपस में सेटलमेंट हुई थी मूल निवासियों और अंग्रेजों के बीच और एक बड़ा भोज हुआ था और वहां से थैंक्स गिविंग डिनर की परंपरा की शुरुआत हुई। हालांकि बाद के सालों में मूल निवासियों के कई इतिहासकारों का मानना था कि असल में मूल निवासियों को गोरों ने धोखा दिया था, उनकी जमीनें हड़प ली थी। इसलिए कई मूल निवासी अब इस थैंक्स गिविंग के त्योहार को अपनी गुलामी के इतिहास के एक पन्ने के रूप में देखते हैं। बहरहाल गोरे इस त्योहार को खूब जोश से मनाते हैं, लेकिन सेना के जवान जो घर नहीं जा पाते, ये जो नहीं जा पाए, जैसे यहां भी दिवाली में होता है, तो उनसे डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बात की। राष्ट्रपति ने फोन पर बात की थैंक्स गिविंग पर। इसी बातचीत में उन्होंने अपने लहजे में एक मजाक करने की कोशिश की और कहा कि अब तो लोग इंडियन शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, सिर्फ इंडियन लोग ही इंडियन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह मजाक था अमेरिका के मूल निवासियों पर। ट्रंप के कहने का मतलब था कि आजकल भावनाओं को ठेस पहुंचाने का खतरा ऐसा हो गया है कि शब्दों पर ही एक तरह की सेंसरशिप हो गई है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि मूल निवासियों को इंडियन कहना गलत है और यह संवेदनशील मामला बन गया है, जबकि कई मूल निवासी खुद को इंडियन कहलाने में बिल्कुल बुरा नहीं मानते। भारतीयों से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लेकिन मूल निवासियों का नाम इंडियन पड़ा कैसे? वो कहानी 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 1492 का साल था। यूरोप में स्पेन में राज परिवार का राज था। किंग फर्डिनेंड, क्वीन इजाबेल। एक इतालवी नाविक था, नाम था, सुना होगा आपने, क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस का मानना था भारत जाने का समुद्र का रास्ता स्पेन से पूर्व की तरफ जाने की बजाय पश्चिम की तरफ जाने से छोटा पड़ेगा, क्योंकि दुनिया गोल है। तो लोग इधर से जा रहे हैं, वो बोला कि उधर से जाएंगे, उल्टी दिशा से भी जाएंगे तो भारत तो पहुंच ही जाएंगे। और उनकी कैलकुलेशन ऐसी थी कि ये यहां से भारत पास पड़ेगा। भारत सब पहुंचना चाहते थे, मसाले, सोना, धन सब भारत से लाने का सपना देखते थे, लेकिन सब पूर्व की तरफ पानी के जहाज चलाकर पहुंचने की जुगत में थे। कोलंबस का अनुमान था, उसकी कैलकुलेशन थी कि पश्चिम की तरफ से छोटा पड़ेगा। यूरोप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर था, उसके आगे पश्चिम में क्या है किसी ने जाकर देखा ही नहीं था। ये जो अमेरिका दिखता है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वो पता ही नहीं था कि आगे कुछ है। समुद्र पता था उनको। बाकी यूरोपीय देशों के लोगों का मानना था कि अटलांटिक महासागर के रास्ते में जाने से पता नहीं हवाएं साथ देंगी या नहीं देंगी, क्योंकि जहाज तब हवा के बहाव से चलते थे, चप्पू चलाते थे और हवा में पतवार के सहारे चलते थे, तो हवा पे ही जाना था। उन्होंने बोला हवा तो इधर चल रही है, तो कोई जोखिम लेना नहीं चाहता था। लेकिन स्पेन के राजघराने ने कोलंबस को स्पॉन्सर कर दिया कि जाओ नया रास्ता ढूंढो।
कोलंबस समंदर में उतर पड़े। महीनों की यात्रा के बाद 12 अक्टूबर 1492 को एक द्वीप पर पहुंचे। उनको लगा भारत आ गया, जबकि वो द्वीप था जिसको आज बहामास कहते हैं, वेस्ट इंडीज में। असल में तो वेस्ट इंडीज को भी इंडीज इसलिए कहते हैं क्योंकि कोलंबस को लगा था यही इंडिया है। वो तो बाद में पता चला कि वो एक नई दुनिया में पहुंच गया था, जिसको बाद में नाम दिया गया अमेरिका, अमेरिका महाद्वीप। तो उन टापुओं को पश्चिम का इंडिया कहा जाने लगा बाद में, यानी वेस्ट इंडीज। खैर, वो तो बाद की बात है। तब तो कोलंबस को लगा था कि वही इंडिया है। कोलंबस ने सोचा ये भारत का किनारा है, उसने सोचा ये हिंद महासागर है। वहां उसे जो लोग मिले, वहां के मूल निवासी वो गोरे नहीं थे। तो कोलंबस ने मान लिया कि यही इंडियन है, लेकिन ना तो वो लोग भारत के थे, न ही एशिया के। वो अमेरिका महाद्वीप था, वहां के मूल निवासी थे। वो हजारों साल से वहां रहते थे, उनकी अपनी जनजातियां थीं। लेकिन कोलंबस की ये गलती इतिहास बन गई और धीरे धीरे स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड सब ने अमेरिका के मूल लोगों को इंडियन कहना शुरू कर दिया और ये नाम चिपक गया। ये नाम वहां के कानूनों में, नक्शों में, किताबों में घुस गया। अमेरिका के कानून में उनको अमेरिकन इंडियन लिखा गया, उनके इलाकों को इंडियन कंट्री कहा गया। 500 साल बीत गए, लेकिन मूल निवासियों का दर्द बाकी है। अब उनको नेटिव अमेरिकन कहते हैं, लेकिन वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। उनकी 500 से ज्यादा जनजातियां हैं, हर एक का अपना नाम है, भाषा है, संस्कृति है। नावाहो जनजाति है, चेरोकी जनजाति है, अलग अलग ट्राइब्स हैं। वो कहते हैं वो इंडियन नहीं बल्कि अमेरिका के असली मालिक वो हैं। 1960 और 70 के दशक में एक मूवमेंट चली थी वहां पर, रेड पावर मूवमेंट। नेटिव अमेरिकन लोगों का कहना था कि इंडियन नाम उन्हें चुभता है क्योंकि ये तो कोलंबस की गलती थी, ये उनकी पहचान नहीं है। उन्होंने अपनी पहचान नेटिव अमेरिकन बताना शुरू कर दी, यानी अमेरिका के मूल निवासी। और फिर ये नाम स्कूलों, किताबों, मीडिया में ये फैल गया। लेकिन फिर भी इस पर एक मत नहीं है। कुछ बुजुर्ग मूल निवासी मानते हैं कि अमेरिकन इंडियन कहना भी ठीक है क्योंकि ये उनकी विरासत है। तो अब कई मूल निवासियों को अमेरिकन इंडियन या इंडिजिनस अमेरिकन कहलाना पसंद है। वहां की 1995 की जनगणना में 50% मूल निवासियों ने अपने आप को अमेरिकन इंडियन बताया। ट्रंप का बयान इसी बहस पर था कि कुछ तो खुद को इंडियन कहते हैं, लेकिन गोरे कह दें तो बवाल हो जाता है। अब चक्कर क्या है, वहां भारतीय भी बहुत हो गए हैं, तो ये अलग कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर मूल निवासियों को वहां इंडियन बोलते हैं तो भारतीयों को वहां क्या बोलते हैं। तो अब वहां ऐसा हो गया है कि मूल निवासियों को बोलते हैं नेटिव अमेरिकन या उनको बोलते हैं अमेरिकन इंडियन। रेड इंडियन नहीं बोलते क्योंकि उसमें रंग भेद का इल्जाम लगता है, क्योंकि उनको रेड उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बोला जाता था। तो रेड इंडियन बोलने पर तो बवाल हो जाता है और वो रंग भेद और नस्ल भेद वाली कैटेगरी में चला जाता है। तो अब बोलते हैं उनको अमेरिकन इंडियन। और भारतीय मूल के जो अमेरिकी हैं उनको बोलते हैं इंडियन अमेरिकन। यानी वहां के मूल निवासी हो गए अमेरिकन इंडियन और भारतीय मूल वाले हो गए इंडियन अमेरिकन। इसलिए यह जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि कोई इंडियन बोले वहां तो वो आपकी बात नहीं कर रहा, वो अमेरिकन इंडियन लोगों की बात कर रहा है। भारतीयों की जब वो बात करेंगे तो कहेंगे इंडियन अमेरिकन, अमेरिकन इंडियन और इंडियन अमेरिकन। और ये सारा रायता फैलाया उस आदमी की गलती ने जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। 100 बात की एक बात। उधर अमेरिका के इंडियाना राज्य में बर्फबारी की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। अमेरिका के इंडियाना राज्य में भारी बर्फबारी के बीच एक सड़क पर करीब 50 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। बेहिसाब बर्फबारी की वजह से वहां कुछ मीटर दूर तक देखना भी मुश्किल हो गया। यही वजह रही कि सड़क पर वो गाड़ियां एक एक कर एक दूसरे से भिड़ती चली गईं। शुरुआती तेजी के बाद शेयर बाजार में तेज मुनाफा वसूली दिखी। सेंसेक्स 64 अंक गिरा तो निफ्टी भी लुढ़ककर 26,175 पर आ गया। इसके बावजूद निवेशकों ने करीब 13,000 करोड़ रुपए कमाए। सबसे ज्यादा ऑटो और आईटी इंडेक्स चढ़े तो रियल्टी और फार्मा सेक्टर के शेयरों में गिरावट रही। देश का औद्योगिक उत्पादन अक्टूबर महीने में सिर्फ 0.4% की दर से बढ़ा, जबकि सितंबर में यह 4.6% की रफ्तार से बढ़ा था। अर्थव्यवस्था की नब्ज बताने वाले इस इंडेक्स में आई गिरावट की अहम वजह बिजली और खनन क्षेत्रों में कमी को बताया गया।